झारखंड में 24 दिनों से जारी छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद सोरेन सरकार झुक गई है। सीबीआई जांच की मांग को छोड़कर छात्रों की सभी मांगे मान ली गई है, जिसके बाद छात्रों में जश्न है। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र झूम उठे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपने 24 दिनों के संघर्ष की कामयाबी पर सेलिब्रेट किया। सरकार ने 2014 के बाद के जेएसएससी और सीजीएल की टीडीपीएल द्वारा करवाई गई सभी एग्जाम्स को रद्द कर दिया है। एक सीबीआई जांच की मांग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी मांगे मान ली गई हैं। आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में राज्य जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले से ही एसओपी बनी हुई है, उसका पालन नहीं होने के कारण गड़बड़ी हुई। सरकार के ऐलान के बाद भी छात्र अब सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं और आज आंदोलन को लेकर फैसला करने वाले हैं। इधर छात्रों के दूसरे गुट के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के सीएम का धन्यवाद करते हुए अनशन खत्म करने का ऐलान किया। मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने देवेंद्र नाथ महतो का अनशन तोड़वाया। तो ये देवेंद्र नाथ महतो देख रहे हैं आप, ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और इन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। इरफान अंसारी और दीपिका जो मंत्री हैं वो पहुंची, दीपिका पांडे, और उन्होंने जो भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्र, उन सब का अनशन तोड़वाया। सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। सर बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। झारखंड के हजारों गरीब मजदूर शोषित बच्चों का है जो सपना देखते हैं सरकारी नौकरी का। ये झारखंड सरकार आज देख ली कि स्टूडेंट का पावर क्या होता है। छात्रों का इतना बड़ी जीत के लिए मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को, झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। यह आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है और न ही हमारे जो स्टेज पे जो हमारे बैठे हुए हैं भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल नहीं खत्म हो रही है और ये आंदोलन चलता रहेगा। छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। 2014 से टीडीपीएल एजेंसी के सभी एग्जाम रद्द। छात्रों ने मांगी सीबीआई जांच, सोरेन ने दी सीआईडी। झारखंड में छात्रों की पहली जीत, आंदोलन का क्या होगा? ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच का ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी अधूरी है। जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है, हम लड़ाई को जारी रखेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए करवाई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया तो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र झूम उठे।
झारखंड के छात्रों की बड़ी जीत हुई है। जितने भी एग्जाम टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाए थे, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उन सभी को हेमंत सोरेन सरकार ने आखिरकार रद्द कर दिया है। और इसके साथ ही सबसे बड़ा जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अनाउंसमेंट किया गया, सीजीएल एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। जश्न का माहौल है इस वक्त जयपाल मुंडा स्टेडियम में। आप देखिए, जश्न है, लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन वो सफल रहा। 24 दिन छात्रों ने आंदोलन किया और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है और सभी छात्र पूरी मस्ती में हैं। अब आप सोचिए, इनके भविष्य की लड़ाई थी, 24 दिन अनशन किया, 14 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ छात्र अस्पताल में एडमिट हो गए, लेकिन मांग बिल्कुल क्लियर थी कि अगर छात्रों की सभी मांगे नहीं मानी गई तो ये छात्र 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। और ये लोग साफ कह दिया था कि अब भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलेंगे। और ये जीत है, ये छात्रों की जीत है, ये फ्यूचर की जीत है और सबका साफ तौर पर यह कहना है कि आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। इन जश्न की तस्वीरों से पहले रांची में क्या क्या हुआ वो भी जान लीजिए। छात्र आंदोलन की तपिश सोरेन सरकार को परेशान कर रही थी, इसलिए हेमंत सोरेन ने अपनी कैबिनेट में 4 घंटे माथापच्ची की और उसके बाद यह ऐलान करने के लिए खुद सामने आए। झारखंड सरकार ने फैसला किया है कि टीडीपीएल द्वारा कराई गई सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। 2014 के बाद हुई सभी भर्ती परीक्षाओं को सीआईडी जांच के दायरे में लाया जाएगा। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। परीक्षा में सुधार के लिए आईएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में कमेटी बनेगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तो मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, चूंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का जश्न शुरू हो गया। वहीं 16 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके 2 सहयोगियों राहुल और अवीवा ने रांची सदर अस्पताल में अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका सिंह और विधायक जयराम महतो से बातचीत के बाद 3 छात्र नेताओं ने रांची सदर अस्पताल में अनशन तोड़ा और आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया।
झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी ने अपने हाथों से देवेंद्र महतो समेत दूसरे अनशनकारियों को जूस पिलाया। देवेंद्र महतो, हबीबा और राहुल ने स्वेच्छा से अनशन तोड़ने का निर्णय लिया। हम लोगों ने उनका अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर हम लोगों ने अनशन को तोड़वाने का काम किया। हमारे साथ दीपिका पांडे जी और हमारे भाई जयराम महतो जी के हम लोग सामूहिक प्रयास से जो आंदोलन चल रहा था विधिवत आज समाप्त हो गया। जो भी इनकी मांगे थी सरकार ने मान ली। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, माननीय मंत्री दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जो डिसीजन लिया यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था, बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं। छात्रों का ये जश्न बता रहा है कि 24 दिन बाद उन्हें संघर्ष का इनाम मिला है, लेकिन अभी बात पूरी तरह से नहीं बनी, अभी पेच अड़ा हुआ है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन हेमंत सोरेन इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हालांकि उन्होंने सीआईडी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में शामिल जिन अधिकारियों और बाहरी तत्वों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन पर तुरंत कड़ी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो और उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। इस पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए छात्रों ने ओएमआर शीट में 5वां नॉट अटेम्प्टेड विकल्प जोड़ने, परीक्षा प्रक्रिया का समय पर ऑडिट कराने और परीक्षा के हर चरण का स्पष्ट सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है। सोरेन सरकार ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन परीक्षा सुधारों के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया। छात्र संगठनों का साफ कहना है कि जब तक सीबीआई जांच और बाकी मांगे पूरी नहीं होती, सुधारों के लिए उनका लोकतांत्रिक संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी के छात्र आंदोलन के बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से वीडियो कॉल पर बात की। वांगचुक ने झारखंड सरकार की ओर से छात्रों की मांगों को लेकर लिए गए फैसले के लिए सरकार को शुक्रिया कहा। साथ ही आंदोलन के दौरान देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व और संघर्ष की तारीफ की। बधाई देना चाहता आपका मार्गदर्शन से, आपसे जो मोटिवेट होकर के झारखंड के छात्रों का आपका आशीर्वाद से हम लोग लड़े और आज भूख हड़ताल के 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, आपकी निष्ठा को सलाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इधर रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर जेएसएससी सीजीएल के उन कर्मचारियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिनकी नियुक्ति 2014 से अब तक हुए एग्जाम के जरिए हुई थी। झारखंड सरकार के इन कर्मचारियों का दावा है कि सरकार के जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करने के फैसले से करीब 2000 लोगों की जॉब पर संकट मंडराने लगा है। झारखंड सरकार के कल के ऐलान के बाद कर्मचारियों ने कहा कि आंदोलन के दबाव में आकर सरकार ने सिर्फ मौखिक आदेश के जरिए जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करने की बात की है, लेकिन फैसला कोर्ट में होगा।
आज करके बोला था कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये 2000 बंदे ही गुनहगार थे। अगर आप मानते हैं कि हम सभी गुनहगार थे तो एफिडेविट में कोर्ट में बता दीजिए कि हमने क्या गुनाह किया है। मौखिक तौर पर हमें बिना कोई वजह बताए सिर्फ आंदोलन के दबाव में आके हमें जॉब से बाहर कोई नहीं कर सकता है। हम कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई है। कोर्ट में आप रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, कोर्ट से हम लोग समझ लेंगे। आपका मौखिक आदेश मतलब ये कि सोरेन सरकार आगे की खाई से बची तो पीछे कुआं उनको दिखाई दे रहा है। बहरहाल जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, पेपर लीक और एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी के खिलाफ छात्रों ने 29 जुलाई को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना शुरू किया था। छात्रों की मांग थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए जिनमें गड़बड़ी पाई गई, पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। 24 दिन बाद सोमवार को सरकार ने सीबीआई जांच छोड़कर छात्रों की सभी मांगों को मान लिया है। जब हम लोगों ने शुरू किया था हमारे पास तिरपाल भी नहीं था। ये हमारा ताजमहल है, ये हमारे लिए ताजमहल है और ये तो शुरुआत है, अभी तो असली लड़ाई बाकी है। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कहीं नहीं जाने वाला। झारखंड के छात्रों के हित के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। जहां भी जरूरत पड़ी जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच हमेशा आगे खड़ा मिलेगा। छात्रों के भविष्य के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और भी छात्र हैं। सीबीआई की जांच भैया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2024 में 28-29 जनवरी को परीक्षा हुआ था सीजीएल का। उसके बाद वो परीक्षा रद्द हुआ था। लेकिन उसके बाद जब फिर यह परीक्षा हुआ पुनः सीजीएल का, तो परीक्षा रद्द हुआ था। उसके बावजूद इसमें इतना घोटाला हो गया, इसीलिए हम सीबीआई जांच मांग रहे हैं। और ये भैया आप जश्न का बात कर रहे हैं, ये जश्न सिर्फ छात्रों का ही नहीं है बल्कि झारखंड के किसानों का भी है, झारखंड के मजदूरों का भी है। क्योंकि एक सीओ जब नकली सीओ बन करके जाता है, ब्लॉक में काम करता है, जब एक डीएसपी नकली बन करके जाता है, उससे पूरा झारखंड अफेक्ट होता है। इसीलिए जीत ये पूरे झारखंड की है। बहुत खुश है कि सीजीएल रद्द हो गया, टेक्निकल कंपनी द्वारा लिया गया पूर्ण में सारे एग्जाम रद्द हो गया है और पोटेंशियल जेपीएससी भी रद्द हो गया है। लेकिन हमारी जो और एक मांग थी सीबीआई जांच की मांग, वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरा अनशन जारी रहेगा जब तक सीबीआई जांच नहीं हो जाती, तब तक मेरा जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी रहेगा। सरकार का पाप का घड़ा भर चुका था। 1-1 करोड़ रुपए में पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट यहाँ नीलाम बेची गई। प्राइवेट कंपनी टीडीपीएल को एग्जाम 4 साल से हुए और वो जो अभय तिवारी पकड़ा उसने कन्फेस किया 1 करोड़ रुपए की सीट। बाहर से लोग हरियाणा से, यूपी से, बिहार से 1-1 करोड़ रुपया, ये तो गरीब बच्चे हैं बेचारे, इनके हक आज माने गए। और 2000 ये पिछले जब से टीडीपीएल आई है 4 साल से सारे एग्जाम कैंसिल होंगे। आज जीत हुई है युवाओं की, झारखंड के युवाओं की जीत हुई है। झारखंड के जेपीएससी की परीक्षा में धांधली को लेकर सीआईडी का एक्शन जारी है। सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को पूछताछ के बाद सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पीए बीएन राम पर जेपीएससी में इंटरव्यू मैनेज करने के एवज में 40 लाख रुपए वसूलने का आरोप है। सीआईडी की जेपीएससी धांधली के मामले में यह 22वीं गिरफ्तारी है। जेपीएससी की मेंबर अजिता भट्टाचार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता और पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं। अजिता भट्टाचार्य ने 9 अगस्त को जेपीएससी के मेंबर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद 10 अगस्त को सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की। अब अजिता भट्टाचार्य के पीए की गिरफ्तारी सीआईडी की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। दिल्ली और रांची के बाद अब छात्रों का गुस्सा पटना में भी देखने को मिल रहा है, जहां बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में देरी और परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर छात्र नाराज हैं। आज से वो पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर आमरण अनशन करने जा रहे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में यह धरना शुरू होगा। हालांकि छात्रों का एक दूसरा गुट पहले से ही गर्दनी बाग में अनशन पर बैठा हुआ है और छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने पर 5 दिनों के बाद विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। वहीं 19 अगस्त को आरजेडी ने भी राजभवन मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सभी छात्रों, नौजवानों और बेरोजगारों को मार्च में आमंत्रित किया है। देखिए, ये खुला मार्च है। बिहार जो है एक तरीके से
पेपर लीक का केंद्र बनता जा रहा है। और जिस हिसाब से AK-47 चलाई गई बिहार की धरती पर, किसके कहने पे चला अब तक जो है सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। इसको लेकर के हम सभी छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को इसमें आमंत्रित करते हैं, आए, हाथों को मजबूत करें। इस न्याय की लड़ाई में आप सब लोग जो है शामिल हों और हम लोग बड़ा जो है आंदोलन करेंगे ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। चाहे पेपर लीक की मामले में बात, बिहार में तो मैट्रिक का हो जाता है, 12वीं का हो जाता है, सिपाही भर्ती का हो जाता है, या कोई भी बहाली होती है वो निष्पक्ष नहीं हो पाती है, बार बार बदलना पड़ता है। तो इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और इस लड़ाई को लड़ें। ये सरकार केवल घोटाला करेगी और घोटालेबाजों को बचाएगी। कई सैकड़ों घोटाले इस राज्य में हो चुके हैं, एक छोटे से भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो बड़ी बड़ी मछलियां तो छोड़िए आप, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जब ये सरकार हटेगी तो कोई नहीं बचेगा। बीजेपी की नई टीम के ऐलान के बाद अब उसकी पहली बैठक की तारीख भी सामने आ चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई टीम के साथ 22 अगस्त को बैठक करेंगे। नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें 65 लोगों को संगठन में शामिल किया गया है, जिनमें 14 लोगों को टीम में दोबारा जगह मिली, जबकि 51 नए चेहरे शामिल किए गए। इनमें 12 महिलाएं हैं। बीजेपी की नई टीम में स्मृति ईरानी और राम माधव की वापसी हुई है। वहीं लंबे वक्त से IT सेल की जिम्मेदारी संभाल रहे अमित मालवीय बाहर हो गए हैं। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महास्के को IT सेल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के 7 महीने बाद नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। इसमें पुराने अनुभवी नेताओं के साथ साथ नौजवानों को भी अच्छा खासा मौका दिया गया है। बीजेपी संगठन में इस बार 51 नए लोगों को एंट्री मिली है, जबकि 14 सदस्यों को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। पुराने नेताओं में सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है, जो 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और संगठन में काम करने का भी उनका अच्छा खासा अनुभव है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है, जो 2014 तक पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। उन्हें इस बार फिर वही जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष पहले की तरह अपने पद पर बने रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और दूसरे सदस्य समेत कुल 65 लोगों को जगह दी गई है। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। बीजेपी संगठन में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी भूमिका मिली है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बाद भी पार्टी में सक्रिय थीं और चुनाव में स्टार कैंपेनर की भूमिका निभा रही थीं। बीजेपी संगठन में राम माधव को उपाध्यक्ष बनाकर 6 साल बाद नेशनल टीम में वापस लाया गया है। उत्तराखंड के पूर्व CM तीरथ सिंह रावत को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा विनोद तावड़े, सुनील बंसल को भी फिर अहम रोल मिला है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को फिर से महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, जबकि यूपी से आने वाले हरीश द्विवेदी और राजस्थान के सतीश पूनिया को भी पार्टी महासचिव बनाया गया है। राष्ट्रीय स्तर के संगठन में शामिल होना सौभाग्य भी है और मैं समझता हूं कि जो अपेक्षाएं हैं पार्टी की उसको पूरा करने के लिए पार्टी ने सोचा है कि मैं राजस्थान से बाहर एक बड़े दायरे में काम करूं। अवसर मिला था हरियाणा का, बिहार का, दिल्ली का, उन सब अपेक्षाओं को पूरा किया। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एक आनंद का, परिवार का, मित्रों का, कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं पार्टी के केंद्रीय संगठन में अपनी भूमिका निभा सकूं, तो मेरे लिए सौभाग्य है। ओडिशा से बैजंत पांडा, आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी,
यूपी से रेखा वर्मा, गुजरात से वर्षाबेन को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र से डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल, मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य, कर्नाटक के एम नागाराजा, पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को जगह मिली है। यूपी से तारिक मंसूर को दूसरी बार उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री का कहना हमेशा ये है कि सबका साथ सबका विकास। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, किसी भी सेक्टर की हो, हेल्थ में हो, आवास योजना हो, गैस सब्सिडी हो, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसमें सब लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। किसी भी रिलीजन का आदमी हो, किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को एक समान देखा जा रहा है और सब लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई पूरी पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने 2047। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा 8 लोग यूपी के हैं, जबकि 2 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 2 सचिव और 2 मोर्चों के अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से 6, महाराष्ट्र से 5, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात से 4-4, बिहार से 3 नेताओं को संगठन में शामिल किया गया है। नितिन नवीन ने बीजेपी आईटी सेल में बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को दी गई है। दीपक महस्के 2015 से ही आईटी सेल के प्रमुख थे। अमित मालवीय 2015 से ही आईटी सेल के इंचार्ज थे, जबकि उत्तराखंड से आने वाले अनिल बलूनी बीजेपी के मीडिया कन्वीनर बने रहेंगे। तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस का प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा की कमान तेजस्वी सूर्या की जगह गुजरात के हेमांग जोशी को दी गई है, जबकि छत्तीसगढ़ के रूप चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रायोरिटीज भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। रील्स की बात है, लोगों को सोशल मीडिया से वो वैसे ही जुड़े हुए हैं, तो उनके माध्यम में हम वहां तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। प्रोपेगेंडा भविष्य में भी आएगा, पहले भी हुआ है, लेकिन सत्य छुपता नहीं है। तो प्रोपेगेंडा से जरूर क्षणिक वातावरण बनता है, लेकिन लंबे समय तक अगर हम सही जवाब देते रहते हैं तो लोगों का भ्रम छटता है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसी दिशा में चलेगी। पीएम मोदी ने भी बीजेपी की नई टीम को बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई जिन्हें पार्टी में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस ऊर्जावान टीम के पास जहां संगठन का भरपूर अनुभव है, वहीं जमीनी जुड़ाव भी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये साथी पूरे समर्पित भाव से पार्टी को मजबूत करने के साथ ही जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी संगठन की नई टीम बनाने में यूपी समेत अगले 3 साल में होने वाले चुनावों का ध्यान रखा गया है। टीम में 12 महिलाएं हैं। साथ ही सामाजिक समुदायों और राज्यों को भी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को रिपोर्ट सौंप दी है। यूपी सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को 3 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई थी। इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को सौंपी गई। टीम में आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को सदस्य बनाया गया था। एसआईटी ने जांच शुरू करने के बाद 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में इस मामले को लेकर कई सिफारिशें की गई थीं। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 8 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां राज्य के कैबिनेट मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीएस लगातार प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टी के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा के अंदर हंगामा किया और आज भी विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। बीजेपी बी नागेंद्र पर वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों रुपए के गबन के मामले में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप लगा रही है। बी नागेंद्र को सिद्धरामैया सरकार में इस्तीफा देना पड़ा था।
इस केस में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद डीके शिव कुमार की सरकार में उन्हें फिर से मंत्री बनाया गया, जिसको लेकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अब खबर मिलावटखोरों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से जुड़ी हुई। जहां त्योहार पास आते हैं तो मिलावटखोर जो गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। बाजारों में धड़ल्ले से नकली दूध, पनीर, खोया सब बिकने लगता है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी कर रही और भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी जा रही हैं। इसी क्रम में यूपी के मथुरा में टीम ने एक गोदाम में छापा मारा, जहां से 500 किलो नकली पनीर और 2000 किलो मिलावटी दूध नष्ट करवाया गया। यूपी के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फूड डिपार्टमेंट की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की जा रही है। त्योहार नजदीक आए, मिलावटखोर एक्टिव हो गए। सेहत से हो रहा खिलवाड़, नकली दूध, पनीर कर देगा बीमार। धड़ल्ले से बिक रहा मिलावटी खाना, जरा बचकर रहना। ये 500 या 1000 लीटर दूध नहीं, पूरे 2000 लीटर दूध है, जिसे ड्रम के ड्रम पलटकर पानी की तरह बहा दिया गया। दुकान में दूध की नदी बहने लगी। सड़क से लेकर नाली तक सिर्फ दूध ही दूध बहता दिखा। यही हाल पनीर का भी किया गया, जहां सैकड़ों किलो पनीर गड्ढे में फेंकी गई और बुलडोजर से नष्ट करवा दिया गया। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं, जहां इन दिनों एक तरफ मिलावटखोर एक्टिव है तो दूसरी तरफ खाद्य विभाग फुल एक्शन में है। और उसी का नतीजा है कि खाद्य सुरक्षा विभाग ने शेरगढ़ के हुसैनी गांव में एक गोदाम में छापा मारकर केमिकल से बन रहे पनीर और दूध का भंडाफोड़ किया। ये नकली पनीर और दूध बाजार में बिकने के लिए रेडी था, लेकिन इससे पहले ही खाद्य विभाग ने सब नष्ट करवा दिया। टीम ने मौके से 500 किलो नकली पनीर और 2000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। यानी गांव जो शेरगढ़ थाने में, उसमें 500 किलो पनीर और 2000 लीटर दूध संदिग्ध पाया गया था, जिसे नष्ट भी कराया गया है। जो दोषी लोग थे उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई है और इसी दिशा में लगातार छापे भी डाले जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। संदिग्ध चीज मिलने पर उन्हें नष्ट भी कराया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमको इसकी जानकारी दें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो चोरी छुपे भी करने का प्रयास कर रहा है उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकें। शासन की स्पष्ट मंशा है, हम किसी भी मिलावटखोर को किसी भी दशा में छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर भी लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो उनके ऊपर NSA की भी कार्रवाई करेंगे। मिलावटखोर कैसे इस पनीर को बना रहे थे, जब ये जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये लोग पनीर को सफेद करने के लिए उसमें टिनोपाल और रंग काट डालते थे। अब ये क्या होता है जरा समझिए। टिनोपाल असल में ऑप्टिकल ब्राइटनर है, जिसका इस्तेमाल डिटर्जेंट को ज्यादा सफेद और चमकीला दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन मिलावटखोर इसका इस्तेमाल नकली या मिलावटी पनीर को ज्यादा सफेद और ताजा दिखाने के लिए कर रहे थे। वहीं रंग काट भी एक तरह का ब्लीचिंग केमिकल है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों से रंग हटाने या हल्का करने के लिए होता है। परेशानी की बात यह है कि ये दोनों ही केमिकल किसी खाने की चीजों में नहीं डालने चाहिए, वरना कोई भी गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। उद्देश्य यही है कि चाहे वो पनीर हो, चाहे दूध हो या दूध से बने प्रोडक्ट हो या पेड़ा हो, वो किसी भी प्रकार से मिलावटी किसी को ना मिले और जो भगवान जी को भोग भी चढ़े वो बिल्कुल विशुद्ध हो और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो हल्की फुल्की मिलावट के नमूने मतलब मिले थे, रिपोर्ट्स मिली थी, उनमें 28 लाख रुपए की फाइन भी लगाई गई है और 28 लाख वसूले भी गए हैं। पूरा उद्देश्य यही है कि हमारा ब्रज का जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, वो शुद्ध हों, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इससे पहले गुरुवार को मथुरा में ही करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 बताई गई। और बुधवार को 1500 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया। यानी साफ है कि मिलावटखोर लगातार एक्शन के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि त्योहारों को देखते हुए यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी FDA लगातार छापेमारी कर रहा है।
गुजरात के सूरत और बनासकांठा में 2 से 3 हजार नहीं बल्कि करीब 6,000 लीटर नकली घी जब्त किया गया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन में नकली घी बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया। टीम ने सूरत के कामरेज और बनासकांठा के डिसा में फैक्ट्री पर छापेमारी की, जहां से करीब 6,000 लीटर मिलावटी घी और 1,485 लीटर पाम ऑयल का जत्था बरामद हुआ, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जांच में सामने आया कि फैक्ट्री मालिक के पास कोई फूड विभाग का लाइसेंस ही नहीं था। सूरत में कामरेज और डिसा में बनावटी घी यानी कि पाम तेल में से वो घी बना रहे थे और दोनों फैक्ट्री को सील कर दिया और पुलिस की टीम ने ड्रग्स विभाग हमारे अधिकारियों को साथ रखकर ये सील कर दिया और नमूना आने के बाद कोर्ट में केस होगा और सजा मिलेगी उसको। करीब दोनों जगह से 6,000 लीटर बनावटी घी मिला है और कहीं वो अपना पैकिंग के साथ लूज पैकिंग में बेचते थे। वो सारे लूज पैकिंग और जहां जहां उन्होंने दिया वहां से भी हमने सीज करके वो नाश करने की एक प्रोसेस कर रहे हैं। शहर शहर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन जारी है तो दूसरी ओर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो भी बाजार से खरीदे उसे चेक जरूर कर लें। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप पर जानलेवा हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक स्टंट करने के दौरान गाड़ी को कट मारने की बात को लेकर आरोपी रील स्टार माधवी कुंभार और उसके साथियों की इन्फ्लुएंसर अथर्व जगताप से बहस हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने एक कैफे के बाहर अथर्व को घेर लिया। गाली गलौज हुई, लात घूंसे चले, कुर्सियां और धारदार हथियार से भी बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद अथर्व को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी माधवी कुंभार को उसके साथियों समेत कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश हो रही है। पुणे शहर अंतर्गत डेक्कन पुलिस स्टेशन में 15 अगस्त के अर्ली आवर्स में एक घटना हुई थी। वो घटना हमें रिपोर्ट हुई। उस घटना के तहत हमने 34/27 ये गुना दाखिल किया है। इसमें 8 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है, बाकी 2 आरोपी अरेस्ट करना अभी बाकी है। इसमें फिरियादी अथर्व प्रमोद जगताप है, ये खुद एक रील स्टार है। वो और अपने दोस्तों के साथ फ्लाइंग जिप्सीज होटल में रात के टाइम रुके हुए थे। जो उनका मतलब चाय नाश्ते का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था। उधर ही दूसरे रील स्टार का जो गट था माधवी राजेश कुमार और उनके जो दोस्त थे वो वहाँ पर पहुंचे और उन पर हमला करके उनको चोट पहुंचाई है। जैसे ही ये खबर हम तक पहुंची, हमने गुना दाखिल करवा लिया है। इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो पिछले 1 साल से इन दोनों गटों में, दोनों रील स्टार के गटों में झगड़ा चल रहा था। जब ये पिछले साल सातारा के कास पठार पे गए थे, उस टाइम पे गाड़ी ओवरटेक करने के कारण और गाड़ी को डैश लगने के कारण इन दोनों में मुठभेड़ झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये कंटिन्यूस एक दूसरे के रील्स पे, एक दूसरे के यूट्यूब वीडियोस पे मलेशियस या वर्गल कमेंट्स वगैरह करते थे। एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए अलग अलग कृत्य करते थे। ये सब इन दोनों के गटों के बीच में चल रहा था। जैसे ही 15 अगस्त के अर्ली आवर्स में माधवी के दोस्तों को पता चला कि अथर्व यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वैसे ही माधवी और उसके दोस्तों ने आकर अथर्व पे हमला किया। कुछ छोटे मोटे गुने दाखिल है। अब बड़ी खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है, जहां नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 17 करोड़ रुपए की नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की खेप बरामद की। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हनुमानगढ़ टाउन पुलिस और एसआईटी ने सिंधी मोहल्ले में एक गोदाम पर दबिश दी। पुलिस ने गोदाम से कुल 4,12,332 टैबलेट्स और कैप्सूल बरामद किए। इनमें एनडीपीएस वाली 32 टैबलेट्स शामिल हैं। पुलिस ने एक गाड़ी भी जब्त की। कार्रवाई के दौरान आरोपी मनप्रीत सिंह, विनोद कुमार, पप्पू सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में इन नशीली दवाओं को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों के तार कहां-कहां से जुड़े थे, दवा कहां से लाते थे और कहां-कहां बेच रहे थे।
और अब बात मौसम की। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। ओडिशा, झारखंड में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। ओडिशा में जाजपुर और भद्रक जिलों में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 500 से ज्यादा कैंप्स बनाए गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक इन लोगों को कैंप में ही रखा जाएगा। लहरों का प्रचंड वेग कार को बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन इन तेज रफ्तार धार के बीच में डटकर खड़े एसडीआरएफ के जांबाज, जिनके सामने टारगेट है इस कार में सवार युवक को बचाने का। कार के ऊपर देखिए, आपको एक युवक दिखाई देगा, जबकि गाड़ी के नीचे दोनों तरफ एसडीआरएफ के जवान रस्सी लेकर खड़े हैं। युवक गाड़ी से बाहर निकलता है और पास खड़े एसडीआरएफ के जवान के पास पहुंचते ही बेहोश हो जाता है। लहरों का वेग उतना ही प्रचंड है। बेहोश युवक को जवान बड़ी मुश्किल से किनारे पर लाते हैं और उसकी जान बचाई जाती है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां बेन नदी में ये गाड़ी गिर गई। गाड़ी में 2 युवक थे। उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाया और बेहद मुश्किल ऑपरेशन में दोनों को बचा लिया गया। हमें सूचना मिली लगभग 9:15 बजे के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है उपनदी नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। तो उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत भरसक प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया। हमें ये दिखा कि जो व्यक्ति अंदर है वो भी चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ और हमारी टीम उसी हौसले के साथ आगे बढ़ी और सभी हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पे टीम के मेंबर्स हैं सभी के प्रयास से हमारे रोप के माध्यम से उस तक पहुंच बनाई और उस व्यक्ति को हमारे द्वारा टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू की ये अकेली तस्वीर नहीं है। पिथौरागढ़ जिले में अचानक तेज बारिश की वजह से रास्ते में सैलाब आ गया। लोग बड़ी मुश्किल से रास्ता पार कर सके। एक महिला तो बाल बाल बची। वहीं देहरादून में भारी बारिश की वजह से ईसी रोड, आईटी पार्क और कैंट विधानसभा के शास्त्री नगर में सड़कों पर सैलाब आ गया। तेज बहाव में कारें बहने लगी। देहरादून के शास्त्री नगर की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहां पानी का बहाव इतना तेज था कि एक सफेद कार बहने लगी। स्थानीय लोगों ने मिलकर कार को रोका और उससे फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दूसरी तरफ एक गली से पानी इतनी तेजी से आया कि घरों से कूलर और फ्रिज तक बह गए। बाइक और ई रिक्शा पानी में डूब गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें इलाके में तैनात हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जल भराव वाले रास्तों पर गाड़ी न ले जाएं और बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण गंगा की आरती का स्थान 5वीं बार बदला गया है। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब छत पर संपन्न कराई जा रही है।
दशाश्वमेध घाट पर पानी सीढ़ियों से ऊपर आ गया है। हालांकि इससे श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवती मां गंगा का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ गया है और लगभग दशाश्वमेध घाट जो है वो पूरे तरीके से जो है वो जलमग्न हो गया है और घाट पर पर्याप्त जगह न होने के कारण, जो कि सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती मां गंगा की दैनिक महाआरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, वो उस स्थान पे न होकर के आज स्थान परिवर्तित होकर के गंगा सेवा निधि के कार्यालय के छत के ऊपर हो गया। ओडिशा में बारिश ने क्या हाल किया है, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम मोहन चरण मांझी ने नाव की मदद से भद्रक और जाजपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। दोनों जिलों में करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक 2,77,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और उन्हें लगभग 531 राहत शिविरों में रखा गया है। इन इलाकों में आज फिर से बारिश का अनुमान है, इसलिए उत्तरी ओडिशा के संवेदनशील इलाकों में लगभग 100 बचाव दल तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं, जहां भारी बारिश ने कहर मचा रखा है। ये सड़क सैलाब की वजह से टूटी। कांवड़ियों की जान आफत में पड़ गई। बड़ी मुश्किल से रास्ता पार किया। छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है और मुश्किल ये है कि यहां आज भी भारी बारिश का अलर्ट है।